हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है कि बेसिकली 11वीं क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो हम लोग इसमें दो पार्ट्स को हम लोग इम्पोर्टेंस रूप में आपका देख चुके थे। ग्लोबलाइजेशन का भी हम लोग कुछ चीजें आपको पढ़ चुके थे। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल जितना हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, इसमें किसी बच्चे कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपना क्वेश्चन, अपनी क्वेरी को पूछ सकता है। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन। चलिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। तो ध्यान देंगे आप, वैश्वीकरण जो है आपके सामने है। और इसी वैश्वीकरण को हम लोग कल बात कर रहे थे कि कैसे वैश्वीकरण है, कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ना है, आउटसोर्सिंग क्या होती है, ये पूरी आउटसोर्सिंग में आपको बता चुका था। और व्यापार प्रबंधन, आपरा शुल्क क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। क्लियर है। आज हम इसमें थोड़ा सा जो आगे शुरू करने वाले हैं, जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमने शुरू में जो इसका नाम था वो गेट था। क्लियर है। बाद में इसका नाम WTO हो गया। तो ध्यान दीजिए, व्यापार और सीमा महाशुल्क यानी कि गेट के परावर्ती विश्व को, यानी कि जो आपका नया नाम चेंज करा, पहले क्या था आपका, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि था इसका नाम। क्लियर है। बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, विश्व व्यापार आपका संगठन, जिसको हम क्या कहते हैं WTO। स्थापना कब हुई, 1995 में। और उस महासंधि की रचना को जो व्यापक रूप मिला वो कब मिला, 23 देशों ने मिलकर इस चीज को आपका डिसाइड किया है। ठीक। और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सभी देशों को व्यापार के में समान अवसर, ये समान सारी चीज आपकी चीजों को सुनिश्चित कराना है और इन सबको आपका देखना है। कह रहे हैं कि विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है। कैसा है कि ऐसी नियम आधारित जो आपकी व्यवस्था है उनकी स्थापना है, जिनमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं कर पाएंगे। कैसा हो कि कोई भी कंट्री क्या नहीं कर सकती, किसी देश के ट्रेड के लिए अपनी तरफ से मनमाना ढंग जो है वो अपना नहीं अपना सकती। यानी कि सब लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, व्यापार करें, लोगों को हर देश के की तकनीकी और एक दूसरी की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक मिला स्वरूप आपको तैयार हो सके। और उसमें अगर कोई देश अपना कोई भी किसी तरह की अवरोधक या किसी तरह का मनमाने ढंग का रुख अपनाता है, तो उसके लिए एक हमारे पास है विश्व व्यापार संगठन, जहां पर इस ऐसे संबंधित, यानी कि दो देशों से या दो से अधिक देशों के आपस में व्यापार संबंधित मुद्दों को सुलझाने और उस पे सलाह, बाप का मशवरा और सुझाव देने के लिए एक संगठन हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन WTO। क्लियर है। जिसकी स्थापना 1955 में हुई और उससे पहले उसका नाम क्या था, सीमा एवं व्यापार आपका महासमझौता था। देखिए क्या था, सीमा और व्यापार शुल्क महासंधि। ठीक। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं का सर्जन और व्यापार का प्रोत्साहन था, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर का प्रयोग और पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। क्या कर सके हम लोग, इष्टतम इसका प्रयोग और पर्यावरण का संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने हेतु वस्तुओं के साथ साथ वस्तुओं के विनियमन का भी साथ दिया गया है। ऐसे सभी देशों के प्राशुल्क और अप्राशुल्क अवरोधक को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खतरा, मतलब पूरी चीजों को खोल दिया गया है। कि सभी देशों ने जो अपने यहाँ आपके प्राशुल्क लगाए थे, प्राशुल्क का मतलब समझते हो, जब कोई वस्तु किसी दूसरे देश से किसी देश में एंट्री करती है तो वो लोग उस पर एक्स्ट्रा कर लगा देते हैं, टैक्स लगा देते हैं, उसको बोलते हैं प्राशुल्क। और अप्राशुल्क मतलब जो आपका बैरियर था उसको हटा दिया। विश्व व्यापार संगठन एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करने हेतु न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार संगठन के नियमन की
सुरक्षात्मक व्यवस्था की रचना के भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रख रहा है। इसके लिए उसने आयात पर अनेक प्रमाणित आपका प्रतिबंध हटाए हैं और प्राशुल्कों की दर को बहुत कम किया है। कुछ विद्वानों को आंशिक और विश्व के व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता कोई औचित्य नहीं है। हालांकि क्योंकि विश्व व्यापार संगठन अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है, इसका यह माना जाता है कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने वाले के लिए शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील बाजार अपने बाजारों को विकसित करने के लिए व मजबूत करने के लिए उछाल महसूस करते हैं। क्या करते हैं? छला हुआ महसूस करते हैं कि हमने कि जो बाप का डेवलप कंट्री है वही इसमें बाप का मजबूत है और अंडर डेवलप कंट्री क्या है इसमें आपका मजबूत नहीं है। वे देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने से प्रवेश करने से रोकते हैं। अब होता क्या है कि जो आपकी डेवलप कंट्री है वो तो अपना ट्रेड पूरे देश में करती हैं, हर जगह करती हैं, उनकी फाइन क्वालिटी है। लेकिन जैसे ही अंडर डेवलप कंट्री यानी कि जो आपके विकासशील देश हैं, जब वो आपका विकसित कंट्री के अंदर अपना सामान भेजते हैं तो वो बैरियर लगाते हैं। अब टैक्स तो लगा नहीं सकते या किस तरह का, तो वो क्या कहते हैं कि आपका जो सामान है वो हाइजेनिक नहीं है, इसमें फर्टिलाइजर की मात्रा बहुत ज्यादा है, ये क्वालिटी बेस नहीं है। तो इस तरह की चीजों को वो आपका करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की मात्र व्यवस्था है? क्या कह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अब विश्व व्यापार संगठन गरीब देशों को छलने की एकमात्र व्यवस्था है? आइए इसको देखते हैं। अब तो ये तो था पूरा आपका इसके अंतर्गत अच्छे से आपने देखा ग्लोबलाइजेशन को। तो एक बार आप सभी बच्चे इसको बड़े अच्छे से देख लीजिए। एक बार सभी बच्चे आपके नजर दौड़ाइए कि हमने ग्लोबलाइजेशन में किन किन चीजों को गौर करके पढ़ा। इसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और प्रमुख क्षेत्र में किस प्रकार वो आपका प्रदर्शन रहा है प्रतिशत के रूप में हम लोग देखेंगे। एग्रीकल्चर को देखिए, बात कर रहे हैं 1980 से 1991 के बीच, फिर 10 साल का पूरा दशक है इधर देखिए, और वर्तमान में यहाँ देखिए, ये निगेटिव में है फिलहाल इतना। तो आप इसको आकलन कर सकते हैं। इसके आधार पर आपने आउटसोर्सिंग के माध्यम से पढ़ा कि आउटसोर्सिंग क्या होती है। तो अनेक आपका डेवलप कंट्रियां छोटे छोटे आपका देशों से अपनी चीजों को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि इन्हें सस्ता भी पड़ता है। तो आपने वैश्वीकरण को भी समझा। ठीक, कोई आपसे पूछ ले वैश्वीकरण क्या है तो उसकी पूरी परिभाषा आपको पता है, सारे चीजों को आप एक एक तरह से अच्छी तरह से जानते हैं। बात करें डिसइन्वेस्टमेंट की, आपको पता है निवेश क्या है। ठीक, निजीकरण का मतलब क्या है, दोनों किस तरह से पॉइंट पर वो प्रबंधित करता है। तो ये पूरा चैप्टर है एक बार आपका ग्लोबलाइजेशन और आपका प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण को एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, ताकि हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो हम इसकी एक समीक्षा करेंगे। और समीक्षा करने के लिए हमें सारे सेक्टरों का पता होना बहुत जरूरी है कि जितने सारे सेक्टर हैं। बढ़े आगे, चलिए थोड़ा इसमें गौर करके हम लोग आपको देखते हैं। कह रहे हैं कि सुधारकालीन अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, कि जो सुधारकालीन है उसमें एक समीक्षा पर हम लोगों को आपकी नजर दौड़ानी है। क्या है वो नजर, आइए हम लोग इसमें देखेंगे और बात भी करेंगे। अब तो सुधारात्मक कार्य आरंभ हो गए हैं, 3 दशक हो चुके हैं। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी घरेलू की समृद्धि का घरेलू मापन द्वारा उसे माप करते हैं। ठीक, 1991 के बाद से भारत में 2 दशक तक सकल घरेलू उत्पाद में लगातार वृद्धि होती रही। कह रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद 1980 से 1991 में 6% से बढ़ा और 2007-8 से 12 में 8.2% बढ़ा। तो आर्थिक सुधारों की इस अवधि में कृषि की में वृद्धि में कमी आई है। कृषि की जो वृद्धि है उसमें कमी आई है। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, वहीं सर्विस सेक्टर में इसकी वृद्धि देखी गई है। कह रहे जो आपका सेवा क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र में इसकी वृद्धि देखी गई है। इससे पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र के कारण हुई है। 2012-13 और 15
अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 1991 के बाद सही होने वाली वृद्धि में रुकावट आई है। जहां 2013-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई है, वहीं वर्षों के बाद क्षेत्र में तुलनात्मक ऋणात्मक दर भी हमने इसके अंतर्गत देखी है। सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बन रही है, जो वर्ष 2014-15 से समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर से थी। किससे थी? इसकी ही सकल घरेलू उत्पाद की जो आपका वृद्धि दर है, उसी से थी। इस क्षेत्र में अब तक उच्च दर वाले 9.8% रिकॉर्ड किया गया। घरेलू क्षेत्र में 2013-14 में तेजी से गिरावट आई है, 12-13 के जो आसपास है ये पूरा टाइम है, इसमें गिरावट आई है। पश्चात वर्षों के बाद में आपके बढ़ने लगा है। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी नियमन रिजर्व में आपका तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश जिसे हम प्रत्यक्ष और आपका संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं। 1991 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2017-18 में 30 बिलियन डॉलर का स्तर पहुंच गया है। यानी कि रिकॉर्डतम जो आपका चेंजेस है आपका इन्वेस्टमेंट में आपका, और विदेशी हम जिसको एफडीआई कहते हैं, संस्थागत का मतलब है इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत, यानी कि उसमें आपका रिफॉर्म जो है बहुत अच्छी मात्रा में आपको यहाँ मिल रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि एक नंबर ऑफ परसेंटेज भी काफी अच्छा है। भारत के विनिमय रिजर्व बैंक का आकार 1990 से 1991 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 413 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले हमारा कितना था? 6 बिलियन डॉलर का, लेकिन हमने 2018-19 में कितना कर दिया? 413 बिलियन डॉलर। और 2011 में भारत विदेशी निगम बाजार में 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। कह रहे अगर आप बात करोगे विदेशी फॉरेन रिजर्व में, तो हम सेकंड नंबर में सबसे बड़ा जो है, हम मतलब 7वें नंबर पे सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व रखते हैं पूरे वर्ल्ड का। लेकिन अब देखोगे तो हम कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, तो सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व रखते हैं। क्लियर है? तो हमें पता लगा कि भारत में जो आपका फॉरेन रिजर्व है उसमें कौन सा नंबर है हमारा? तो हमारा 7वां नंबर उसमें है। तो हमने 7th रैंक हमारी इसमें है, क्योंकि आप जानते हैं कि फॉरेन रिजर्व के अंतर्गत ये क्या होता है, जब आप किसी देश से कोई आपका ट्रेड करते हैं तो इसी के माध्यम से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और इसी का जो एक हिस्से को हम लोग बिल्कुल सेफ जोन में हम इसको निकाल कर रख देते हैं। क्या कह रहे हैं कि 1991 के बाद ही वाहन, कल पुर्जा, दवाई के सामान, इंजीनियरिंग उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी और वस्त्र आदि एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जमे हैं। तो हम कैसे हो गए हैं कि अगर हमसे पूछ ले कि हम किन चीजों का निर्यात करते हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं भारत के जो वाहन है, मोटर कार वगैरह, कल पुर्जे हम लोग स्पेयर जो पार्ट्स हैं उनको देते हैं। और आपको पता है फार्मा में हमारा रिकॉर्ड है कि भारत का दूसरे तीसरे नंबर का वर्ल्ड का फार्मा है। और इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं उसमें भी भारत बहुत सस्ती किफायती रेट पर दूसरे तीसरे नंबर पर हम लोग देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, और आप जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत के जो इंजीनियर हैं उनकी पूरी वर्ल्ड लेवल में बहुत अच्छी डिमांड है। और कह रहे हैं कि इसी के साथ भारत ने अपनी एक बहुत अच्छी पहचान और एक बहुत बढ़िया विख्याति इसने अपनी वहां जमाई है, जिसके कारण आज सब लोग भारत के विख्यात को मानते हैं। क्लियर है? और कह रहे हैं दूसरी ओर सुधारात्मक कार्यों में के द्वारा करेगा अपने देश के मूलभूत समस्याओं का समाधान खोजने में विफलताओं के कारण, कह रहे देश की कुछ मूलभूत आपकी समस्या थी उनका समाधान खोजने में हम लोग असफल रहे हैं, जिसके कारण इनकी बहुत सारी कड़ू आलोचनाएं होती हैं। ये समस्याएं विशेषकर रोजगार सर्जन, कृषि, उद्योग, आधारभूत विकास में राजकोषीय से जुड़ी हैं। कह रहे संवर्धन, और अगर वो आपका रोजगार की बात करें तो यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सर्जन नहीं किया है। यानी कि जिस तरह से ग्रोथ थी उस तरह से आपका हमारा जो आपके डेवलपमेंट के जो अवसर्स हैं, जो आपकी जो चीजें जो आपके डेवलप हो रही थी, वो आपका उन्होंने विकसित जो है आपका नहीं होने दी।
आपको रोजगार में समृद्धि के विभिन्न आयामों, अंतर संबंधों अगले स्तर पर आपका सुझाएंगे। तो वो आपका कृषि में सुधारों की बात कर रहे हैं। सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है। कृषि की दर, समृद्धि दर में आपका आपका कम होती जा रही है। 1991 के बाद भी सुधार अवधि में कृषि के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारित संरचना, सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्क, शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है। ध्यान रखें कि हरित क्रांति में इसका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उर्वरक सहायिकाओं की अधिकांश की जो आपकी समाप्ति के बाद उत्पादन में आप बढ़ने लगा है, इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही कृषि उत्पाद पर आयात शुल्क में कटौती, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जिसको हम एमएसपी कहते हैं, और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इन क्षेत्रों की नीति में कई परिवर्तन हुए हैं। इन कारणों से भारत को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ा है। ठीक, और उन पर क्या पड़ा है, उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक, तो आप इन सारी चीजों को, इनके प्रतिकूल प्रभाव को, इनको आप अच्छे से महसूस करके जो है देख सकते हैं। चलिए, दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातमुखी हो रही है, यानी कि आप दूसरी तरफ अगर हम इस एंगल को देखें तो हम लोग आपका ट्रेड कर रहे हैं। जो आंतरिक उपभोक्ताओं की जो खाद्यान्न फसलें हैं, उनके स्थान पर निर्यात के लिए नगदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। यानी कि पहले हम क्या उगा रहे थे, खाद्यान्न यानी कि फूड वाली जो वस्तुएं थी, अब उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, अपनी कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं। और किसको देखकर, विश्व बाजार में, विश्व अर्थव्यवस्था में जिन वस्तुओं की मांग है आपका कमर्शियल क्रॉप्स की, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं कि हम उनको ही क्या करें, उत्पादन करें। और इससे क्या हो रहा है, जैसे देश में खाद्यान्न कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। और यही कारण है कि भारत के अंदर दाल, चीनी, जो आपकी खाद्यान्न कीमत है, उनके रेट बढ़ रहे हैं। उद्योग सुधारों की अगर हम लोग इसमें बात करें तो औद्योगिक समृद्धि से कुछ देश में आपका शिथिलता आई है। तो यह औद्योगिक उत्पादन में गिरी हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सस्ते आयात, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश, वैश्वीकरण की व्यवस्था, विकासशील देश में अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकसित देश की वस्तुओं और प्रवाह के साथ खोल दिए जाने के लिए बाधाएं, तथा उन्हें अपनी औद्योगिक का आयात वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा खतरा मोल ले लिया है। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग पर प्रतिस्थापन कर दिया है। निवेश में कटौती के कारण बिजली रहित आधारित संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त बनी हुई है। इसी कारण प्राय यह समझा जाता है कि विदेशियों के माल के बोकरे टोकरे आवागमन के लिए सहज गरीबी स्थानों के लोगों के जो स्थानीय उद्योग हैं, रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। क्या कर दिया, उसको बर्बाद करने की परिस्थिति में। इसके कारण हम ग्लोबलाइजेशन की मांग करते आए हैं और हम लोग काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ देखिए, सस्ते जो आयात हो रहे हैं, जो सस्ता सामान विदेश से भारत आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। और जो भारत में जो चीजें थी, हमने उनको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। ठीक, अब मान लीजिए विदेश में आपकी कटौती हो जाए बिजली सहित अन्य बहुत सारी चीजों में, अब विदेशियों से क्या आ रहे हैं, माल के टोकरे आ रहे हैं, लेकिन उस वही चीज भारत में जो भारतीय उद्योग बना रहे हैं, वो कैसे हैं, महंगे हैं। और महंगे हैं तो महंगे होने के कारण जो यहाँ लोकल आपका इंडस्ट्री थी, वो क्या हो रही है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही है। इसके डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या हुआ कि जो भारत के आपके जो ग्रामीण लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है और उनकी पूरी जो स्थिति है वो आपकी बर्बाद हो रही है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से, जिस तरह से ब्रिटिश भारत में आकर अपना कच्चा माल लेकर आपका मैन्युफैक्चरिंग करके भारत में बेच रहे थे, ऐसी ही कुछ स्थिति को आप यहाँ देख सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो हमारे लघु उद्योग हैं, उनमें जो आपका रिफॉर्म, जो आपके सुधार होने चाहिए थे, वो इसमें देखने के लिए नहीं मिले।
भारत जैसे गरीब देशों को अभी भी विकसित देशों से विद्यमान उच्च अप्राशुल्क अवरोधक के कारण बाजार में प्रवेश के उपयुक्त अवसर नहीं मिले हैं। कह रहे हैं जो आपके डेवलप कंट्री हैं आज भी ऐसे आपके बैरियर लगा देते हैं, टैक्स बैरियर, और वो भी कैसे हाई पेड हैं, और जिसके कारण जो उनके बाजार में क्या नहीं है, हमारे देश की क्या नहीं है, एंट्री नहीं है। भारत जैसे देश की, जैसे भारत हो गया, नेपाल हुआ, और बहुत सारे कंट्री हैं जिनकी हमारे इनकी एंट्री नहीं है। यदि भी भारत में वस्त्र परिधान आदि से के व्यापार में सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए जाएं, तो अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन के आयात से अपने प्रतिबंध को नहीं हटाया है। यानी कि देखिए वो लोग क्या है, भारत का कपड़ा, जो यूएस वाले हैं, भारत और चाइना के कपड़े को यूएस में एंट्री नहीं करने देते, क्योंकि जानते हैं इनका कपड़ा बहुत अच्छी क्वालिटी का है और सस्ते रेट पर है। अगर ऐसा करा तो हमारा पूरा बाजार आपका क्रैशिस हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद कर रहे हैं विनिवेश, डिस इन्वेस्टमेंट का। कह रहे हैं प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है, कुछ गोल को फिक्स करती है कि लगभग इतना पैसा लेंगे। जैसे 1991-92 में उसने विनिवेश से 2500 करोड़ रुपए आपको जुटाने की आपका कोशिश की। सरकार ने लक्ष्य रखा था 30-40 करोड़ हो जाएंगे, ठीक। 2017-18 में इतनी राशि रखी थी। यानी कि लगातार हम लोग अपने गोल रखते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार हम लोग 5000 करोड़ का गोल रख लिया कि हमको 5000 करोड़ रुपए इस साल क्या मिलेंगे, हमको विनिवेश के रूप में मिल जाएंगे, ठीक। इन परिसंपत्तियों को हमने औने पौने दाम पर आपका निजी व्यापारी को बेच दिया, जिससे क्या हुआ, हमें घाटा हुआ। सरकार ने एक मुस्तक तोड़ पर इनको दे दिया। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि उपक्रम के विकास के लिए प्रयोग ही नहीं हुई। यानी कि जिस काम के लिए हम लोगों ने इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया था वो काम ही नहीं हुआ, कंपनी भी बिक गई, पैसा भी खर्च हो गया, और सामाजिक जो आपका सोशल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था उसके निर्माण में पैसा खर्च ही नहीं हो पाया। बजट में राजस्व घाटे हो गए, उसमें कमी करने लग गए। तो इससे क्या हुआ, अपनी परिसंपत्ति बेचकर भी जो हमें सुधार लाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे वो परफॉर्मेंस आपकी नहीं आई। तो इस तरह से हम थोड़ी सी आलोचनात्मक यानी कि समीक्षा कर रहे हैं। बेसिकली आलोचना भी नहीं कह सकते, आप इसको समीक्षा ही कहेंगे कि हम चीजों को देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं। चलिए अब कह रहे हैं कि जो आपका सुधार है और राजकोषीय नीति के लिए है, इसमें थोड़ा सा आपका देखते हैं। और आप एक बार देखिए राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या होता है। बेसिकली जो हमारे सार्वजनिक आपके सेक्टर हैं, हमारी कोशिश रहते हैं कि जो आपका बिना बात जो हमारा ज्यादा खर्चा हो रहा है, जो सरकार खर्चा कर रही है, उसको कम किया जाए। क्लियर है। और इस तरह से कि आपकी पॉलिसी को अपनाया जाए ताकि हम लोग अपने बजट में इन चीजों को हम लोग आपका मेंशन करें, और जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है और जिस पर्पस के लिए हम लोग कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग आधारित रखें, और कोशिश करें कि हम एफडीआई के रूप में भारत में ज्यादा आपका पैसा प्राप्त करें, और हमारा जो निर्यात है उसे बढ़ाएं, और उसमें हम जो टैक्सेशन है, जो बैरियर है, हम उनको कम करें। तो इस तरह की नीति को हम लोग करते हैं, और हम इसको फिजिकल जो आपका डेफिसिट है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, ताकि सरकार जिस तरह की पॉलिसी को बना रही है उन पॉलिसी को हम कम ध्यान दे सके। क्लियर है। तो ये सारी चीजों को हमको इनमें ध्यान रखना है। तो एक बार आप लोग सार्वजनिक जो राजकोषीय है, जो घाटा है, उसको भी देखें थोड़ा सा, और सुधार और राजकोषीय जो आपकी नीति है इसको भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लें, तो पूरा चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या रहा है, ठीक। तो क्या हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन एक प्रॉफिट का सौदा रहा है या नहीं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण की हमने समीक्षा की है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें ग्लोबलाइजेशन से हर सेक्टर में जो आपका हमको प्रॉफिट होना चाहिए था, जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, एम्प्लॉयमेंट जो हमको मिलना चाहिए था, जो हमारे लोकल आपका इंडस्ट्री थी उनका डेवलपमेंट होना चाहिए था, हमारे ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत आप देखेंगे निर्यात को बढ़ना चाहिए था जबकि आयात बढ़ा, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनके हमको सकारात्मक पहलू जिस लेवल पर मिलने चाहिए थे उस लेवल पर नहीं मिले। अभी तो हम लोग कह सकते हैं अगर हम ओवरऑल बैलेंस करें कि हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा रहा, लेकिन जिस उम्मीद के साथ हमने ग्लोबलाइजेशन किया था
उस पे पूरी तरह से खरा नहीं उतरा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। आप तब तक रिवीजन करिए, पढ़िए, कोई डाउट बनता है पूछिए। धन्यवाद।